तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी सही होंगे। जीव विज्ञान क्लास 9th लेसन 1 कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई अति लघुत्तरीय प्रश्न किया जाएगा, उसका उत्तर किया जाएगा। ठीक है, इसमें सारा क्वेश्चन अति लघुत्तरीय होगा। उसके बाद से इसका लघु आएगा, उसके बाद से दीर्घ आएगा। ठीक है ना, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जो भी 9th क्लास से रिलेटेड जो भी आप अपडेट हो आपके पास पहुँचे। चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट कर दे। पहला लिखा है यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न में कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछा, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था या देखा है या देखा, कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिए जो आपके सामने जो आंसर शो करा है स्क्रीन पे, ये सर को इस कदर लिखा गया ताकि आपका सब्जेक्टिव का भी काम चल सके। तो कोशिका को सबसे पहले देखा था किसने, कोशिका को देखने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है। याद रखिए कितना, वो रॉबर्ट हुक कब देखा था, 1665 ईस्वी में देखा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्यों कहा जाता है। तो सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसीलिए इसे जीवन की क्या संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई माना जाता है, ये चाहे कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं हम कितना नंबर पे। आगे क्वेश्चन लिखा है 3 नंबर यहाँ पे, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। याद रखिए कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, कहाँ लिखा है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के क्या है, सक्रिय श्वसन स्थल है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है ना, आप सिर्फ आंसर राइबोसोम भी लिख सकते हैं तो आपका आंसर कंप्लीटेड है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन के लवक कहाँ पाए जाते हैं। लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक कहाँ पाए जाते हैं बाबू, सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कोशिका के किन्हीं 2 अंगाकों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। कोशिका के 2 अंगक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक है। क्या है बाबू, पूछा ना, कोशिका के किन्हीं 2 अंगों का नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और लवक, ये दोनों में क्या डीएनए पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। चूँकि मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है ना, क्वेश्चन मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन इसमें टोटल शायद 50 क्वेश्चन है। ठीक है ना, अति लघुत्तरीय में 50 क्वेश्चन है, तो मैं इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ। आप वीडियो को सोलो करके देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है ना, लिखा है कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। तो कोशिका भित्ति करी और निर्जीव होती है, कोशिका भित्ति करी और जीवित होती है। ठीक है ना, जीवित मतलब होता है जिसमें जीवित, उसमें जान होता है ना, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध परागीय में क्या होता है, सजीव होती है। ठीक है ना, 11 नंबर लिखा है कोशिका झिल्ली, ऊपर क्या लिखा था, ऊपर क्वेश्चन कुछ लिखा था ना, हाँ, कोशिका भित्ति करी और निर्जीव होती है, और ये होती है कोशिका जो झिल्ली होती है अर्ध परागीय में और सजीव होती है। ठीक है, ये लिखा था, थोड़ा हम गलती देख लिए तो उसको। आगे लिखा है 11 नंबर, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं बाहर आते हैं, सब पदार्थ बाहर नहीं जा पाते, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कुछ ही पदार्थ क्या होता है, अंदर बाहर आ जा सकते हैं। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है, कोशिका में। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है, खाद्य संचयन का। अंतःपरिधीय जालिका कितने प्रकार के होते हैं, अंतःपरिधीय जालिका 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी और दानेदार। दानेदार को खुदरी भी कहते हैं। ठीक है ना,
आगे लिखा है कौन सी कोशिकीय संरचना जीन वाहक है, डीएनए। याद रखिएगा जीन वाहक कौन सा है कोशिकीय संरचना, तो कोशिकीय संरचना जीन वाहक कौन है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम होता है। क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं, तो कोशिका विभाजन जब होता है ना तब क्या होता है, क्रोमेटिन धागे जो होते हैं क्रोमोसोम की तरह दिखाई देने लगते हैं। जीन किसे कहते हैं, तो लिखा है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है ना, जीन किसी लिखा है ना, कोई क्वेश्चन होना चाहिए किसे कहते हैं ना, थोड़ा गलती टाइप हो गया ना। तो जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आगे लिखा है क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है, तो क्रोमोसोम का निर्माण एलिकिन, मैट्रिक्स, क्रोमाइटिक्स, क्रोमोनिमियोमाटा और सेंट्रोमियर घटकों से होता है। क्वेश्चन नंबर लिखा है 20 नंबर, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है ना, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन लिखा है आपका, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए कोशिका जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है ना, जबकि जो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जब लेसन को पढ़िएगा ना तो उसमें सारी चीज़ बता दिया गया है। आगे लिखा है यहाँ पे, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। जैसे कोशिका होते हैं ना, तो कोशिका को गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कर ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है, तो किस क्रिया द्वारा होता है, गैसों का आदान प्रदान, तो सिर्फ विसरण क्रिया द्वारा होता है। आगे लिखा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान संरचना द्वारा होता है, तो पौधों के गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा यानी स्टोमाटा होना चाहिए। ठीक है ना, स्टोमाटा द्वारा होता है। किसके द्वारा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा के द्वारा होता है, या रंध्र के द्वारा होता है, या वात रंध्र के द्वारा होता है, या अंतरकोशिकीय स्थान के द्वारा होता है। ये कई चीज़ होता है। ठीक है ना, चूँकि आप इतना याद रखिएगा, स्टोमाटा भी हो सकता है, चाहे रंध्र भी वहाँ पे, चूँकि एक इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। ठीक है ना, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं, रंध्र होते हैं या स्टोमाटा होते हैं। लिखा है कि पौधे के मूलरोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। चूँकि जानते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल मूल यानी मूल मन होता है मूलरोम, मूलरोम से क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं। तो कह रहे हैं पानी को जो खींचते हैं, जिस प्रकार गैस का अंदर आना और बाहर जाना विसरण क्रिया द्वारा होता है, उसी तरह क्या हो रहा है कि करेगा, पानी अंदर आता है और बाहर जाता है, किस क्रिया द्वारा होता है, प्राशन के द्वारा होता है। क्या होता है, पानी पेड़ पौधा मूलरोम के द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं, प्राशन क्रिया द्वारा। आगे लिखा है 25 नंबर के, जीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। कोई पूछने वाली बात, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है ना। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है। जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, जैसे हम भी बहुकोशिकीय जीव है, आप भी बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि जो जीव में हमें जिस जीव को आम भाषा में कह सकते हैं, जिस जीव को हम आँख से देख सकते हैं वो सारा बहुकोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीवों को आँख से देखना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। ठीक है ना, कोशिका विभाजन होते रहते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, उनका शरीर का विकास होते रहता है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 27 पर। करें कि एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। देखिए अमीबा, पैरामीशियम, ये सब के सब एक कोशिकीय जीव है। इनका देखिए अमीबा का तो आकार बदलते रहता है, लेकिन पैरामीशियम का आकार नहीं बदलता। देखिए पैरामीशियम का आकार नहीं बदलता, आकार किसका बदलता है, अमीबा का। आगे लिखा 28 नंबर, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। जीव जो होते हैं ना, कह रहे हैं कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो जीवों के शरीर के आकार पर। चूँकि जानते हैं आपसे कोई पूछ रहे हैं या हम ही पूछ रहे हैं आपसे, क्या होता है, हाथी और प्लस जो चूहा होता है, दोनों में किसके अंदर कोशिका अधिक होगा। कहिएगा सर, ऑफकोर्स आपके हाथी के अंदर होगा ना, क्योंकि हाथी का शरीर का आकार बड़ा होता है, जबकि जो इथी होते हैं ना, चूहा जो होते हैं, तो याद रखिए शरीरों के आकार पर डिपेंड करते हैं। जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसके अंदर कोशिका की संख्या उतना अधिक होगा। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन लिखा है केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया बाबू। तो केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला वैज्ञानिक नाम क्या है, मैक्स मुल्जे है, ठीक है ना, सुल्जे होना चाहिए अब, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे मैक्स सुल्जे होना चाहिए, वहाँ पे याद कर, ठीक कर लीजिएगा, मैक्स सुल्जे। लिखा है कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। याद रखिए किसने बताया है कि नई कोशिका का निर्माण पहले से जो कोशिका होते हैं उन्हीं से होता है ना। तो याद रखिएगा विर्चो ने बताया था। किसने बाबू, विर्चो ने। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम। तो आगे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 32 नंबर, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है। तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कारण होती है, ठीक है ना। आगे लिखा है झिल्ली-युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। करें झिल्ली-युक्त कोशिका जो होते हैं ना, झिल्ली-युक्त कोशिकांग किन कोशिका में पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं, झिल्ली-युक्त कोशिका पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली-युक्त नहीं पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, बेखूबी समझ जा रहे होंगे। लिखा है कि गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को कहते हैं तो पॉलीराइबोसोम कहते हैं। 36 नंबर लिखा है पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को क्या कहते हैं। तो कहते हैं दिक्तियोसोम कहते हैं। क्या वो, दिक्तियोसोम कहते हैं। आगे लिखा है 37 नंबर यहाँ पे कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। जो कोशिका होती है ना, तो कोशिका की राजधानी को चारों ओर से एक झिल्ली घेरती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे 38 नंबर के केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है। याद रखिए केंद्रक द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य होता है, दोनों के बीच में एक छिद्र होता है। कह रहा है कि छिद्र के माध्यम से आदान प्रदान होते हैं, तो छिद्र को क्या कहते हैं, तो केंद्रक छिद्र कहते हैं। सबसे सिंपल है। आगे चलें क्वेश्चन पे। क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य में। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, केंद्रिका में। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं, सेंट्रोमियर से रहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है यहाँ पे कि क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। क्रोमोसोम देखिएगा ना, तो उसमें शीर्ष भाग मिलेगा, उसे क्या कहते हैं। या मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। मैं किताब ही लेकर यहाँ पे थोड़ा बैठा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ। क्रोमोसोम क्रोमोसोम का क्वेश्चन पूछा है क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, ठीक है ना। आपको किताब में ये चीज़ दिख रहा होगा ना, किताब में मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने को। तो किताब में देखिएगा तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो भाग है ना, इसको क्या कहते हैं, तो वही कहते हैं टेलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं वो, टेलोमियर कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम होते हैं। कितने पूछा है ना, 46 होंगे, जोड़े में पूछेगा 23 होंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा ये बेखूबी पढ़ा दिया गया है ना, ऑफलाइन की क्लास के माध्यम से ये क्लास करवा दिया गया। किस में, आलू में, टमाटर में कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं। लिखा है कोशिका का आकार, चूँकि मैं बताना शुरू करूँगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो लॉन्ग वीडियो करने से कोई फ़ायदा है नहीं ना। आपने भी तो क्लास किया हो कहीं ना कहीं। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है। तो लिखा है कि पतले एवं लंबे तार की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। रंगहीन या श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 47 नंबर के गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिका के समूह को क्या कहते हैं, केंद्रिकाओं या क्या कहते हैं,
सिस्टर्नी कहते हैं। आगे लिखा है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर ट कर दीजिए। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तलयुक्त गुदा को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और कह रहे हैं किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित यानी नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, कोशिका जो होते हैं ना आपके वायरस में क्या होता है? कोशिका झिल्ली नहीं होता है, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, ठीक है ना। इसीलिए उसमें क्या होता है? सजीवों का लक्षण बहुत ही कम पाया, समझ नहीं पाया जाता, ठीक है। 50 नंबर लिखा है यहाँ पे कि फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाला प्लास्टिड को क्या कहते हैं? फूल देखें ना आप लोग, कह फूल में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहता है वो? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसी पे आपका 50 खत्म। अति लघुत्तरीय प्रश्न 50 थे, ख़त्म हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद से इसका लघु लाया जाएगा, उसके बाद से दीर्घ लाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।